मोदी का मिशन एनएसजी आज से नहीं चल रहा है, बल्कि कई दिनों से हम इस पर कड़ी नजर अपनी बनाए हुए हैं। क्या चीन का जो एक रोड़ा है वो दूर हो जाएगा भारत के रास्ते से, और क्या भारत शामिल हो जाएगा उस एलीट ग्रुप में? यह बड़ा सवाल है। एनएसजी के अखाड़े में भारत की क्या महाविजय हो पाएगी? हम इसी पर अगले 1 घंटे तक अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि अब वो निर्णायक दौर शुरू हो चुका है जहां पर इस पर फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री ताशकंद के दौरे पर हैं, वहां पर चीन के राष्ट्रपति से किस तरह की उनकी मुलाकात होगी, चीन किस हद तक जा सकता है एनएसजी में भारत की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, चीन की वजह क्या है, आखिर क्यों चीन नहीं चाहता है कि भारत हिस्सा हो एनएसजी का? क्या मसला सिर्फ पाकिस्तान की राय से जुड़ा हुआ है, या फिर चीन को खुद डर है अपने वर्चस्व के कम हो जाने का? और इस सब के बीच अगर बराक ओबामा इतनी खुले तौर पर हिंदुस्तान का समर्थन कर रहे हैं, बाकी देशों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वो चीन के अड़ंगे को हटा सकता है, दूर कर सकता है? मोदी और शी जिनपिंग की कुछ देर में मुलाकात होगी, एनएसजी पर अहम फैसला हो सकता है। हालांकि चीन की तरफ से जो जानकारी आ रही है बात बात वो इसी बाबत आ रही है कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत होगी, जो शी जिनपिंग और मोदी के बीच बातचीत होगी, वो ट्रस्ट को लेकर बातचीत होगी। कभी भी किसी भी तरीके से एनएसजी पर चीन का रुख जो है वो भारत और चीन के रिश्ते को खराब नहीं कर सकता है। यानी चीन की तरफ से कोई भी एक तरह से वादा किया जाएगा या वो अपनी रुख से पलट जाएगा, इन चीजों को लेकर जो आसार हैं वो कैसे हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम कुछ देशों का रुख आपको सुनाते हैं। हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे, और बाकी जो देश जिनसे बात हो रही है, जैसे 23 देशों से तो मेरी ही बात हुई है, तो उनमें भी 2-1 ने कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की, लेकिन बाकी किस देशों ने सीधे सीधे सपोर्ट करने की बात की। चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी मौजूद हैं, स्मिता शर्मा सोल में मौजूद हैं, और साथ ही पाकिस्तान से कसवर कलासरा हमारे संवाददाता वहां से मौजूद हैं। स्मिता, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, क्योंकि ताज़ा अपडेट क्या है? हमने ये भी जाना कि किस तरीके से मेक्सिको की तरफ से यह वादा कर दिया गया है कि भले ही हम बाकी चीजों को लेकर अपनी राय अलग रखें, लेकिन इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करेंगे। मेक्सिको के साथ साथ स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, ये तमाम ऐसे देश है जहां नरेंद्र मोदी ने हाल में दौरा किया था और जिन लोगों ने भारत को जो है समर्थन जताने की बात कही थी मुद्दे पर। लेकिन जो बड़ी खबर है जो हमने ब्रेक किया हमारे नेटवर्क पर, कि आज रात 9 बजे एनएसजी के जो हेड्स ऑफ डेलीगेशंस हैं, जो प्रतिनिधि मंडल के मुखिया हैं, वो लोग एक खास बैठक के लिए आ रहे हैं जिसमें भारत के एप्लीकेशन के मसले पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, अर्जेंट आइटम्स पर चर्चा होगी। तो पहले जो लग रहा था कि शायद ये मुद्दा ना आए, लेकिन अब ये तय है कि आज इस पर चर्चा होनी है। सुहासिनी हैदर मेरे साथ मौजूद है, श्वेता जो कि हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर भी हैं। सुहासिनी, जो टाइमिंग है इस वक्त, शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी की मुलाकात 7 बजे होनी है शाम में, और 9 बजे ये मुलाकात होगी, तो लगता है क्या कि सियोल के लिए संदेशा ताशकंद से आने वाला है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्मिता इसका बड़ा हाथ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से अभी मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी आई थिंक कॉन्फर्मेशन आई है कि वो मीटिंग शुरू हो गई है, और जो अभी तक हमने जो भी देखा है, चीन ने एक बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया है वहां पर कि वो चाहता है कि भारत का जो विषय है, भारत का मेंबरशिप जो हो, अकेले भारत को ना मिले। सारे जो नॉन एनपीटी कंट्रीज हैं, भारत है और पाकिस्तान है, जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए क्राइटेरिया पहले सेट हो। लेकिन हमने यहाँ आकर देखा है सोल में कि थोड़ा सा यहाँ पर नैरेटिव बदल गया है। चीन ने कहा था कि ये फॉर्मल एजेंडा पे नहीं आएगा भारत का विषय, लेकिन हमने देखा था कि आज जो प्लेनरी सेशन हुआ था, हालांकि ये क्लोज डोर सेशन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें स्पष्ट किया गया है कि भारत का मुद्दा उठाया गया था, और लोगों ने जापान ने जब उठाया था इस मुद्दे को सुहासिनी, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो 2008 में हुआ था कि चीन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मल्टीलैटरल फोरम पर
आइसोलेट होता हुआ नजर नहीं दिखना चाहेगा। क्या वो एक वजह रहेगी? बिल्कुल, जब कंसेंसस की बात होती है, कोई एक देश नहीं चाहेगा कि वो अकेला हो। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन का भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें एक भी मेंबर, और हमें पता है कि चीन ही नहीं है, टर्की भी है, कुछ लोगों ने कहा था साउथ अफ्रीका पहले था इनमें शामिल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जो अभी तक अपना मतलब नजरिया उन्होंने बदला नहीं है। तो उनमें से एक भी कंट्री इस कंसेंसस को तोड़ सकता है। तो ये श्वेता, क्योंकि बिल्कुल कंसेंसस पर ये चलता है, ये जो समूह है 48 देशों को ही जो है हामी भरनी होगी। और जैसा सुहासिनी बता रही हैं कि एक भी देश अगर इसमें अड़ जाए कि नहीं भाई परमाणु अप्रसार को लेकर हमारी चिंताएं हैं, या भारत को हमने एंट्री दे दी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एंट्री देने की जरूरत पड़ेगी, तो तब क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान के रिकॉर्ड कितने बुरे हैं ये दुनिया भर में पता है। तो इसीलिए निश्चित रूप से ये एक लंबी शाम होने वाली है यहाँ सियोल में, और जहाँ ताशकंद का असर जो है, बातचीत का असर यहाँ सियोल पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा जब वो खास बैठक की शुरुआत होगी स्थानीय समय रात 9 बजे। जी, और बहुत नज़रें सबकी रहेंगी उसमें। लेकिन राजीव डोगरा जी, चूंकि अचानक जो भारत के दर्शक हैं उनके सामने एक NSD नाम का एक एक्रोनिम इस तरह का आ गया है, सबको लगता है कि NSD में एंट्री होनी है हिंदुस्तान की, किस तरीके से वो एंट्री होनी है, क्या फायदे हिंदुस्तान के हैं, ये चीन आखिर क्या चाहता है। हम चाहेंगे कि एक सरल तरीके से आपका नजरिया समझें कि चीन अड़ंगा लगाकर खड़ा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत के साथ हैं, हिंदुस्तान का आगे का रास्ता क्या होने वाला है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, पहले तो NSG का नाम जो है पूरा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और ये शुरू हुआ 1974 में जब हिंदुस्तान ने पहला अपना एटॉमिक टेस्ट किया। तो मतलब इसका यही था कि जो मेन चीज़ है जिसको येलो केक कहा जाता है, यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जो सिविल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ईंधन की तरह लगाई जाती है, वो ऐसे देशों को ना मिले जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की कानून के बाहर हों। और हिंदुस्तान को कानून के बाहर माना जाता था क्योंकि NPT भी उसने नहीं साइन किया था। तो इसके लिए हमारे ऊपर बहुत मजबूरियां आ गई थी और हमारी ईंधन की सप्लाई भी बहुत कम हो गई थी। तो जब 2008 में हमको अमेरिका की मदद से एग्जेम्पशन मिली न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के रूल्स के बाहर, तो एक बहुत बड़ा हमको फायदा हुआ। और जो फ्यूल चाहिए था और वैसे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नए बनने थे, उनकी भी इजाज़त मिल गई। तो तकनीकी दायरे से हमको कोई ज़रूरत नहीं थी NSG की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने की। तो मेरे को ये लगता है, और इसमें मैं थोड़ा सा समय आपका चाहूँगा, कि आज जो ताशकंद में मीटिंग हो रही है वो ऐसी जगह हो रही है जहाँ हम SCO के मेंबर बन रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया की मेंबरशिप पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, उसका मैं ही जिम्मेदार हूं। 2002 से हमने कोशिश शुरू की थी, और जब मैंने कोशिश शुरू की थी तो मेरा पहला लक्ष्य ये था कि इनफॉर्मल तरीके से हर मेंबर स्टेट को, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तमाम जो इसके मेंबर्स थे, उनको साउंड करके उनकी हामी सुन के उसके बाद ही हम फॉर्मल एप्लीकेशन भरेंगे। ये नहीं कि एप्लीकेशन भर के हम सारी दुनिया दौड़ते रहे। तो जब सबने हामी कर दी तब हमने एप्लीकेशन भरी, और अगले दिन हमको अगली मीटिंग में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। और उसके साथ हमको ये भी कहा गया कि जब आप चाहेंगे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। उसके लिए ज़रूर हमको 7-8 साल वेट हमने किया किसी वजह से, पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। तो हैरानगी मेरे को ये है कि हमने एज एक्सपीरियंस्ड नेशन इन डिप्लोमेसी, हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी का कि सारे जो दरवाजे हैं हमने खटखटाने जो ज़रूरी थे, क्या खटखटा लिए थे? क्या हमने टटोल लिया था कि कहीं हमको रास्ते में दीवार तो नहीं खड़ी हो जाएगी? ये जवाब हम सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेते हैं। दीवार जी वाकई खड़ी होनी थी। जी सुधांशु जी। देखिए, जहां तक NSG में मेंबरशिप की बात है, तो हमारी सरकार ने आने के बाद जो, जैसा कि अभी बताया गया कि 2008 में एक स्टेप हम आगे बढ़े थे,
उसके बाद इसकी मेंबरशिप के लिए जिस प्रकार के कूटनीतिक प्रयास होने थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने अपने स्तर पर बहुत से प्रयास शुरू किए। व्यक्तिगत स्तर पर उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क किया प्रधानमंत्री ने, बात करके उन्हें परसुएट करने का प्रयास किया। और ये जो तमाम विदेश यात्राएं इस दरमियान हुई हैं, उनमें एक बहुत बड़ा जो आधार था वो यह भी था, इसीलिए आपने देखा है कि अधिकांश महत्वपूर्ण देशों ने भारत के पक्ष में स्पष्ट रूप से अपना समर्थन दिया है। जहां तक चीन का प्रश्न है, तो उस संदर्भ में भी हम आशान्वित हैं कि धीरे धीरे भारत का जो पक्ष क्रमशः पूरे विश्व के देश स्वीकार करते चले जा रहे हैं और हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर देश रहे हैं। तो उस पूरे पृष्ठभूमि और परिपेक्ष को ध्यान में रखकर अंततः एनएसजी के देश भारत के पक्ष में अपना मत देंगे। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत से दर्शक आपके यह नहीं समझ पाते होंगे कि एनएसजी की मेंबरशिप से भारत को फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये बड़ा तकनीकी और जटिल विषय समझा जाता है। मैं इसको सिर्फ एक वाक्य में कहने का प्रयास करूंगा कि हमारे पास यदि एनएसजी की मेंबरशिप आ जाती है तो परमाणु ईंधन जिसे कहा जाता है, वो सारा न्यूक्लियर मटेरियल का हम आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं। तो न सिर्फ हम निर्यात कर सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था का पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हमारे पास जो अपना प्राकृतिक रूप से भारत में वो ईंधन उपलब्ध है, यूरेनियम हो या थोरियम हो, उसको हम अपने रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं और बिजली और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में हम निर्यात और आयात करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, उसी हिसाब से अगले चरण में हमें लगता है कि एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में हम सफल होंगे। स्मिता, क्योंकि हम कई स्तर पर देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, हम चर्चा उस पर करेंगे, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्मिता, क्योंकि हम कई स्तर पर देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश रहे हैं हम सब और इंतजार कर रहे हैं कि क्या जहां पर राजनीति नहीं बल्कि कूटनीति की बात है, यहां पर देश की बात है, क्या भारत एनएसजी का हिस्सा बन जाएगा? एप्लीकेशन भारत की तरफ से मूव किया गया, उसके चंद रोज के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भी एक एप्लीकेशन मूव कर दिया गया। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राजीव डोगरा जी हैं, स्मिता हमारे साथ जुड़ी हैं सोल से। लेकिन अभी हम पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता कसवर क्लासरा जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह का अमेरिका के रुख को देखते हुए क्या पाकिस्तान में एक डर भी है कसवर कि हिंदुस्तान को ऐसा तो नहीं कि सभी देश राजी हो जाएंगे चीन के रुख को लेकर? आप लोग क्या फिक्रमंद है? जी देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और डेफिनेटली इसके जवाब में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी में इंडिया की मुखालफत का अंतर जरा बैकग्राउंड पे किया है। अब हमारी जो जिस तरह मुलाकातें बातें होती रही हैं, ऑफ द इंटरव्यूज हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल से, तो उनका पॉइंट ये था कि है ये हमने चाइना के ऊपर छोड़ दिया हुआ है, चाइना उसकी इंडिया की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक करते हैं, कैसे करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एनएसजी की मेंबरशिप लेने के लिए अपना हर मुमकिन दो पेज इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वहां पे गए हुए चाइनीज ऑफिशियल के साथ, या पाकिस्तान में मुलाकात हुई, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मुलाकात की, इस तरह मैक्सिको के साथ और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ। मतलब हम इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। तो ये जो मुलाकात है उससे भी क्या थोड़े से जिटर्स हैं पाकिस्तान में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना भी सपोर्ट कर देगा हिंदुस्तान को? देखिए, ये जो आपका ये सवाल है कि कहीं चाइना इंडिया को सपोर्ट ना कर दे, ये फियर पाकिस्तान में भी है, अवाम के दिलों में। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो फॉरेन अफेयर्स को डील करती है, तो उनके जहन में ये चीज है कि कहीं के ऐसा ना हो कि 11th आवर पे चाइनीज की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाए इंडिया की मेंबरशिप के हवाले से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये है, जिस तरह मुलाकातें होती रही हैं इनके साथ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की, अपना दूसरी चाइनीज ऑफिशियल के साथ, अमेरिकन के साथ मिलकर, तो ये फियर इसका ज्यादा इतना कोई परसेंटेज नहीं है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे मुतफिक है कि चाइना जो है इंडिया का जो एक है एप्लीकेशन को वो ब्लॉक करेंगे, एनएसजी की मेंबरशिप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि इंडिया को ना मिल रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी इंडिया मुखालफत पर नहीं अपनाई। उन्होंने कहा कि इंडिया की अपनी लॉबिंग है, अगर वो सक्सेसफुल इसमें हो भी जाते हैं तो इसमें उनकी अपनी लॉबिंग का अमल दखल होगा। पाकिस्तान को बजाय इसके
कि इंडिया की मुखालफत करनी चाहिए कि इंडिया ना बने उसका मेंबर एनएसजी का। इसकी बजाय इसको कंसंट्रेट पाकिस्तान ने इस दफा इस चीज के ऊपर किया है कि पाकिस्तान को भी मेरिट के ऊपर एनएसजी की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इंडिया को मिलती है नहीं। जी चलिए, अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको बार बार कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें। राजीव डोगरा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एक सौहार्दपूर्ण माहौल दिख रहा है उस बैठक के बीच, ये चीजें एक तरफ हो जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के निजी रिश्ते अधिकतर हेड ऑफ स्टेट्स के साथ अच्छे ही नजर आते हैं, लेकिन यहां पर चीन को समझ पाना मुश्किल हो जाता है शायद आखिरी लम्हे तक। आपको लगता है कि इस तरह की जो मुलाकातें हैं ये कोई फर्क ला पाएंगी? पहली बात तो ये कि सरताज अजीज, क्योंकि जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत की खिलाफत नहीं की, तो फैक्ट ये है कि सरताज अजीज ने नेशनल असेंबली में 2 दिन पहले ही कहा था कि हमने पूरी अपनी कोशिश कर ली है कि भारत मेंबर ना बने एनएसजी का। तो ये तो फैक्ट नंबर 1 है। दूसरा, जहां तक आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, दोनों बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और दोनों बहुत ही फर्म हैं अपनी पोजीशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने राजनीति काफी देर से की हुई है और वो जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एकदम प्रकट करना ये कोई बुद्धिमानता नहीं है। तो अंदर से वो जो मर्जी सोच रहे हों, पर ऊपर से ये नहीं प्रकट करेंगे कि हम इंडिया की खिलाफत कर रहे हैं या इंडिया कुछ ऐसा रंज दिखाएगा कि चीन हमारे खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है। तो जहां तक ऑप्टिक्स का सवाल है वहां तो प्लेजेंट रहेंगे, पर सब्सटेंस का जहां सवाल है वो जब कैमरे हट जाएंगे तो दोनों लीडर्स के बीच में क्या बातचीत होगी, क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो कैमरे के पीछे होगा। और उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी जरूरी थी इंडिया की एनएसजी मेंबरशिप कि आपने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा दिया। आज तक हमारी डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं हुआ कि आप राष्ट्रपति को भेज रहे हैं चीन से रिक्वेस्ट करने के लिए एनएसजी मेंबरशिप के लिए। संजय झा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी उनसे हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन संजय झा जी जुड़ गए हैं। संजय झा जी, इस बात से तो आप बहुत इत्तेफाक रख रहे होंगे जो राजीव डोगरा जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए श्वेता जी, सबसे ऐतिहासिक जो बदलाव या परिवर्तन हुआ था वो 2008 में हुआ था, जब वो अमेरिका के साथ हमने वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का जो समझौता किया था। उसके बाद जैसे डोगरा जी ने आपके पैनल पे बताया है कि उसके बाद से हमको एनएसजी से भी हमें छूट मिली थी। तो उसके कारण भारत एक तरीके से जो कहते हैं कि न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी को खरीदने में, व्यापार करने में हमें बहुत उपलब्धि मिली। अब जहां तक एनएसजी के सदस्यता का सवाल है, ये बहुत अहम विषय है और इस पर मैं समझता हूं कि यही सरकार नहीं, पिछले सरकार से भी हमारी कोशिश रही है कि हम एनएसजी में आए, क्योंकि एनएसजी कानून बनाता है और एक तरीके से यहाँ पर भारत का एक ऐसा आज हमारा मर्यादा है, हमारा छवि है। और पिछले 8 साल में जो भी हम पर कानून के बारे में हमें बताया गया था कि आप इस कानून को ही आप उसकी जो भी प्रक्रिया है या ढांचा है उसका आप पालन करेंगे, भारत ने उसको बहुत सही तरीके से उसका पालन किया है। तो यहाँ पर भारत का केस वैसे एनएसजी में जाना मजबूत है, लेकिन डोगरा साहब भी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ दाव में लगाना, ये थोड़ा इस पर कुछ प्रश्न उठते हैं। क्योंकि देखिए, भारत को भी ये जानना चाहिए कि चीन हमेशा से हमारा एक तरीके से प्रतिद्वंदी रहा है। आप ये भी जानते होंगे श्वेता जी की बहुत छोटे में प्रतिक्रिया लेते हुए सुधांशु जी आपसे अंत करना चाहेंगे कि क्या वाकई सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है? बहुत छोटे में संक्षेप में जानना चाहते हैं। देखिए, यहां पर मैं जो कहूंगा, तो दोनों लोगों ने जो बात कही उसका एक ही तात्पर्य है। ये मैं बात स्वीकार करता हूं संजय झा जी ने जो कहा कि 2008 से यह प्रयास चल रहा था और पिछली सरकार ने भी प्रयास किया है, मगर अभी जो बोला गया उसका सीधा एक ही अर्थ है कि हमारी सरकार ने बड़ी प्रबलता के साथ और बड़ी सक्रियता के साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, उसमें यद्यपि यह विषय में हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, भारत की नाभिकीय जगत में
जो वास्तविक ताकत पिछले दिनों में यानी पिछले 15-20 वर्षों में उभर के सामने आई जी। वो 1998 के पोखरण विस्फोट से, जिसमें अमेरिका की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध जाकर हमने विस्फोट किया, हमने आर्थिक प्रतिबंध झेले, मगर 2004 आते आते स्थिति यह बनी कि स्वयं कांग्रेस के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि न्यूक्लियर डील के बारे में सैद्धांतिक बात हमारी पिछली एनडीए सरकार के समय में ही हो गई थी। बाद में यूपीए सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। 2008 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में हमें एनएसजी में एक छूट मिली और हमारी सरकार अब उसको और प्रबलता सक्रियता के साथ अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए वक्त हमारे पास आज इतना ही है। दरअसल हमारी तमाम जो बैठकें चल रही हैं उस सब पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दरअसल राजनीति अलग अलग जरूर होती है, लेकिन कूटनीति कहते हैं कि सरकारें बदल जाएं, लेकिन वो एक सिरे से चलते रहते हैं, चाहे उपलब्धि कोई अपनी बताए या दूसरा बताए। उम्मीद हम यही करेंगे कि जब भारत इस अखाड़े में कूद गया है तो एनएसजी का मेंबर बने ही। देखते हैं कूटनीति वहां कितनी कामयाब होती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जारी हैं आज तक पर।